द साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड को रेखांकित करती वो फिल्म जिसे छूने तक का साहस आज तक कोई नहीं कर पाया था। आज वो फिल्म रिलीज हो गई, पर अपने रिलीज से पहले ही ये फिल्म लड़ाई की जड़ बनी हुई है। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही चल रहा है। फिल्म के एक्टर को धमकियां दी जा रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, और खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने मुझे डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है। ऐसा क्या दिखा दिया गया है फिल्म में जो धमकियों तक बात पहुंच गई है? क्या ये फिल्म भी एक के बाद एक रिलीज हो रही राष्ट्रवादी फिल्मों के जैसे घटिया बनी है? गोधरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देश का बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। या फिर साबरमती रिपोर्ट राष्ट्रवादी नैरेटिव की फिल्मों के बीच एक बेंचमार्क फिल्म है जिसे अवश्य देखना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम किसी साधारण फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। साबरमती रिपोर्ट एक असाधारण फिल्म इसलिए हो जाती है क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पर बनी है जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया, जिसके प्रतिशोध में हुई घटनाओं ने एक व्यक्ति पर इतनी कीचड़ उछाली कि वो अंततः भारत का प्रधानमंत्री बन गया। साबरमती रिपोर्ट गोधरा में जीवित जला दिए गए उन 59 लोगों की कहानी को रेखांकित करती है जिनका दोष केवल इतना था कि वो अयोध्या से रामलला के दर्शन करके वापस आ रहे थे, जिनके जीवन की कीमत केवल इतनी थी कि राजनीति और मीडिया ने उसे जलने वाली की खुद की गलती बता दिया था, और जिनका जीवन इतना छोटा था कि जीवित जलने वालों में 10 बच्चे थे। यह फिल्म देखना क्यों आवश्यक है वो मैं आपको आगे बताता हूं, पर पहले फिल्म कैसी बनी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने फिल्म को इमर्सिव कहा है और इन्होंने विक्रांत मैसी द्वारा किए गए फिल्म में अभिनय को मास्टर क्राफ्टमैनशिप कहा है, और ये सच भी है। विक्रांत मैसी ने जो इस फिल्म में किया है उसके लिए उनके जीवन तक पर थ्रेट्स आ रहे हैं। टाइम्स नाउ के अनुसार भी विक्रांत मैसी का काम धांसू है। साथ में रिद्धि डोगरा एकदम फिट बैठ रही हैं बरखा दत्त के रोल में, और राशि खन्ना स्टैंड आउट करती हैं। टाइम्स नाउ वाले भी यही बता रहे हैं कि साबरमती रिपोर्ट उस समय के यूपीए गठबंधन और उनके द्वारा रचे गए कुचक्रों की धज्जियां उड़ा रही है। इसके अलावा ट्विटर पर भी काफी लोगों ने फिल्म को आई ओपनिंग बताया है। ऐसा रिपोर्ट किया है रिपब्लिक ने, पर अब मेरा पर्सनल रिव्यू बताता हूं इस फिल्म का। देखिए, मेरे अनुसार भारत में लोग इतिहास को किताबों से अधिक फिल्मों से कंज्यूम करते हैं। जोधा का पात्र इतिहास में है ही नहीं, पर फिल्मों में दिखाया गया है तो सत्य ही होगा, ये मानने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे में साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड को उस लेवल तक जाकर इन्वेस्टिगेट करती है जहां आपको गोधरा में जो कुछ हुआ वो साफ साफ फिल्मी पर्दे पर दिखने लगता है। कैसे एक कमरे से शुरू हुए मीडिया हाउसेस पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं, ये साबरमती रिपोर्ट में दिखाया गया है। विक्रांत मैसी ने अपने रोल को तोड़ कर रख दिया है, पर सरप्राइज पैकेज रिद्धि डोगरा है जो बरखा दत्त के मीन अवतार में घुस गई। छोटी मोटी कमियों को इग्नोर करके फिल्म उस घटना को जानने के लिए देखिए जिसे धरती में गाड़ दिया गया था, जिस घटना से भारत हमेशा के लिए बदल गया था, और जो घटना आज तक नई घटनाओं को जन्म दे रही है। फिल्म कितना पैसा कमाएगी ये तो मैं नहीं जानता, पर ऐसी फिल्म का सपोर्ट आवश्यक है ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले उन सब्जेक्ट्स को उठाने का जिन्हें छूने से भी मना किया गया है वोट बैंक की राजनीति द्वारा। बाय द वे, पैसे से याद आया कि भाई पैसा तो आपको भी कमाना होगा, तो नौकरी के साथ साथ स्टॉक मार्केट ऐसा ऑप्शन है जहां एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा सकता है। पर स्टॉक मार्केट में आवश्यकता होती है सही गाइडेंस की, जिसके लिए आजकल कई एप्लीकेशंस हैं, और इन एप्लीकेशंस में से एक बेहद ईजी टू यूज एप्लीकेशन है मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जिसमें आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी एक्सपर्ट्स की हेल्प के साथ। कई अन्य एप्लीकेशन इस काम के लिए 300 रुपए ले रही हैं। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं। ये मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर दिया। अब इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया, जहां मुझे पता चलता है कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं बैंक निफ्टी वाला ऑप्शन जो है उसे चूज करता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देखकर लगता है कि ये नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं चूज करूंगा डाउन ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में चूज करना है फास्ट या फास्टर। प्रॉफिट्स ज्यादा रखने के लिए लेट्स चूज फास्ट प्रॉफिट्स, और बस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए, मार्केट वुल्फ में आप ऑप्शंस के अंदर केवल 999 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए बाकी ऐप्स आपसे 3 गुना पैसे ले रही हैं। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप लॉस नाम का फीचर आपको ज्यादा नुकसान से बचा देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। यहां आप अपने लाइव ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं, और ये देखिए कितनी आसानी से 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है विद इन मिनट्स। मार्केट वुल्फ की एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देते हैं, विच मेक्स
मार्केट प्रेडिक्शंस इजी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी ब्रोकरेज फीस पूरी मार्केट में वन ऑफ द लोएस्ट है। सरल शब्दों में हर तरह से फायदे की डील है। और भाई साहब, जब फायदा हो ही रहा है तो जल्दी से ले लो इस फायदे को। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी के अभी डाउनलोड करो और यूज करो। बाकी साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था 2002 में और साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्में क्यों आवश्यक हैं, क्यों ये फिल्म एक बेंचमार्क की तरह यूज की जा सकती है, वो आगे देखते हैं। 27 फरवरी 2002 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में वर्षों तक याद रखा जाएगा। जब जब कोई अहमदाबाद में हुए दंगे की बात करेगा जो 2002 में हुए थे, तब तब गोधरा की बात भी होगी। पर गोधरा में ऐसा हुआ क्या था? इस प्रश्न के ना कई उत्तर हैं, क्योंकि झूठ को जब जब न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सच बताकर बताया जाता है, तब तब झूठ भी सच लगने लगता है। तो चलिए अब गोधरा की असली कहानी सुनते हैं। फरवरी 2002 में भगवान राम के हजारों भक्त, जिन्हें राम सेवक या कार सेवक के रूप में जाना जाता है, वो विश्व हिंदू परिषद के कहने पर गुजरात से अयोध्या जाते हैं पूर्ण आहुति महायज्ञ नामक समारोह में भाग लेने के लिए। फिर अयोध्या का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद 25 फरवरी को तीर्थयात्री और कार सेवकों का लगभग 1700 लोगों का समूह अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाता है। साबरमती एक्सप्रेस 27 फरवरी 2002 की सुबह 7:30 बजे गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। गोधरा से जुड़े हर वर्जन में ना यहाँ तक की कहानी आपको सेम मिलेगी, लेकिन इसके बाद वर्जन बदलने लगते हैं। एक वर्जन कहता है कि ट्रेन ना त्रिशूल और लाठियों से लैस कार्यकर्ताओं से भरी हुई थी, जो गुजरते हर स्टेशन पर उतर उतर कर हिंदुत्व के नारे लगा रहे थे। कई यात्री इससे परेशान हो रहे थे, पर फिर भी चुप बैठे थे। अब भाई गुंडों से कौन बहस करे, कुछ ऐसा सा इनका वर्जन था। अब वो आगे ये भी कह रहे थे कि नारे लगाने वालों ने ना ट्रेन की सभी रिजर्व सीटों पर कब्जा कर लिया था। अब भाई गुंडा तो यहाँ तक बता दिया गया था, अब गुंडई दिखानी भी तो थी। तो फिर बताया गया कि गोधरा पहुंचकर एक मुस्लिम लड़की के साथ इन कार सेवकों के द्वारा छेड़छाड़ की गई और उसे ट्रेन में खींचने की, यानी उसे किडनैप करने की कोशिश की गई। फिर दूसरा वर्जन कहता है नहीं भाई देखो, छेड़छाड़ का तो हमें पता नहीं, पर कोच S6 में ना एक मुस्लिम चाय विक्रेता था जो वहां पर चाय बेच रहा था, लेकिन कार सेवकों ने उस मुस्लिम चाय विक्रेता को अपमानित किया और उसे धक्के मार मार कर कोच से बाहर निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए। फिर तीसरा वर्जन आता है और कहता है कि भाई कार सेवक ना ट्रेन की छत पर चढ़े और छत पर चढ़ने के बाद मुस्लिम महिलाओं को देख देख कर अभद्र इशारे करने लगे, जिससे भाई भीड़ भड़क गई तो दिक्कत हो गई। और ये वर्जन कहता है कि जो अब आता है चौथा वर्जन, और ये वर्जन कहता है कि जो तीनों चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये तीनों की तीनों चीजें सही हैं और कार सेवक ने सब कुछ ऐसा ऐसा किया था, जिसके कारण एक भीड़ भड़क गई और पथराव होने लगा ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगह से। मतलब हर कहानी और हर वर्जन में जो ब्लेम था वो कार सेवकों पर डाला गया था। लेकिन नानावटी कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना, उनके अनुसार इनमें से कोई भी वर्जन सही नहीं था। अब ट्रेन ना 7:48 पर गोधरा स्टेशन से रवाना हो जाती है, लेकिन कुछ युवकों द्वारा चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक लिया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर ही छूट रहे थे, इस वजह से ट्रेन को रोका गया ताकि वो चढ़ सकें। अब ट्रेन फिर से चालू होती है और 1 किलोमीटर तक बढ़िया चलती है, लेकिन सिंघल फलिया नाम की जगह पर उसे फिर से रोक दिया जाता है। इंजन का ड्राइवर सोचता है कि भाई ट्रेन को फिर से क्यों रोक दिया गया, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो ट्रेन पर बहुत सारे लोग पत्थर फेंक रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद S6 कोच में आग लग जाती है। पर ये आग लगी कैसे? अब इस आग लगने के भी ना कई सारे वर्जन्स बनाए गए। राज्य सरकार ने माना कि रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले मुसलमानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कार सेवकों पर हमला किया और ट्रेन में आग के गोले फेंके, जिससे आग लग गई। लेकिन 17 मई 2002 को जले हुए कोच S6 का निरीक्षण किया गया। जिस ढलान वाली जगह पर रेलगाड़ी रुकी हुई थी, वहां पर ना एक ऊंचा बांध है। जमीनी स्तर से बांध की ऊंचाई करीब 12 से 15 फीट की है। बांध की ऊंचाई और जिस ऊंचाई पर रेलगाड़ी खड़ी थी, उसे ध्यान में रखते हुए कोई आग का गोला वहां पर नहीं फेंक सकता था। ये बात मानी गई। फिर 2006 में ना रेलवे की रिपोर्ट आती है और तब लालू रेल मंत्री हुआ करते थे और उसमें एक और वर्जन बताया जाता है जो कि द हिंदू की मासिक मैगजीन द फ्रंट लाइन में भी छपा हुआ था। उन्होंने लिखा था कि ट्रेन में लोगों ने भोजन पकाने के लिए स्टोव जला रखा था जिसमें केरोसिन था, जिसके कारण आग लग गई।
साथ साथ ये भी लिखा गया था कि सिगरेट से भी आग लग सकती है, यानी जो ट्रेन में हुआ, जो आग लगी, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन अहमदाबाद वाली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक डॉक्टर MS दहिया की रिपोर्ट में यह कहा गया कि आग की तीव्रता और नुकसान को देखते हुए कोच S6 को जलाने के लिए लगभग 60 लीटर अत्यंत ज्वलनशील तरल का इस्तेमाल किया गया था। अगर स्टोव वाली स्टोरी सही थी तो स्टोव में 1-2 लीटर कैरोसिन आ सकता है, 60 लीटर कैसे आया, आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाया। वहीं FSL यानी फॉरेंसिक स्टडी लैब, उनकी रिपोर्ट में निष्कर्ष ये निकला कि सीट नंबर 72 पर खड़े किसी व्यक्ति ने कोच में आग लगाने के लिए बड़े मुंह वाला कंटेनर खोला और उसमें से तरल ईंधन को वहां पर डाला। तो स्टोव या सिगरेट वाली रिपोर्ट तो सिरे से नकारी जा सकती है और 2011 में कोर्ट ने माना भी ये है कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं था। तो भाई जब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था तो अब बात आ जाती है कि 60 लीटर पेट्रोल किसने डाला और आग किसने लगाई। अब इसके बिना 2 वर्जन आते हैं। एक वर्जन कहता है कि मोदी या गुजरात सरकार के इशारे पर आग लगाई गई, यानी इसे इनसाइड जॉब बोला गया और मोदी ने ऐसा इसलिए कराया क्योंकि वो 2002 वाले दंगे करवाना चाहता था और इसीलिए इन कार सेवकों के शवों को अहमदाबाद में परेड भी कराया गया था लोगों के बीच। बॉडीज को परेड कर दिया गया था। परेड नहीं करा है। पर यह सच नहीं था। सच ये था कि उस समय के जर्नलिस्ट ने, जो कि गोदी मीडिया नहीं थे, उन्होंने ये झूठ इतना बोला कि आज भी लोगों को ये लगता है कि शवों को परेड कराया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला कि शवों को परेड नहीं कराया गया था। फिर 2011 में ही कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि ये कोई इनसाइड जॉब नहीं थी, यानी इसमें मोदी या गुजरात सरकार का हाथ नहीं था। अब एक्सीडेंट भी नहीं था, इनसाइड जॉब भी नहीं थी, तो क्या था? तो कोर्ट ने पाया कि ये पूरी की पूरी एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें स्टेशन के पास वाले अमन गेस्ट हाउस में एक रात पहले पेट्रोल को रखवाया गया था और वही पेट्रोल ट्रेन की बोगी में डाला गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब पास की मस्जिद से कुछ नारे लगाए जा रहे थे और कोर्ट ने बोला कि इन नारों से साफ साफ मोटिव का ना पता लग रहा था। और फिर जज साहब ने एक ऐसी बात बोली जो आज हम सबको पता होनी चाहिए। जज साहब बोले कि मात्र गोधरा में 1965 से 1992 के बीच में ऐसे 10 इंसिडेंट्स हैं जब समुदाय विशेष ने हिंदुओं को चिन्हित करके उनके घरों या दुकानों के साथ वही किया जो साबरमती ट्रेन के साथ किया। अब जैसा हमने इस अध्याय में देखा कि कितने सारे वर्जन्स बताए गए वास्तविकता को छुपाने के लिए, तो कैसे वास्तविकता को कई वर्षों तक छुपाया गया, आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि उस दिन उस रेल के डब्बे में क्या हुआ था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि उसे मीडिया ने किस प्रकार से कवर किया था। 20 जुलाई 2002 फ्रंट लाइन द हिंदू की ना ये मैगजीन है, इसमें एक आर्टिकल आता है, उसे देखिए, जिसमें ट्रेन के बाहर से आग लगने की बात को ना सिरे से खारिज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ट्रेन को आग किसी ने अंदर से लगाई थी, यानी कार सेवकों ने लगाई थी। और इसका तर्क पता है क्या दिया गया? इसका तर्क ये दिया गया कि भाई ट्रेन के बाहर तो रहे थे और उसी कारण से ट्रेन के डब्बों को ना अंदर से बंद कर लिया गया था, दरवाजे बंद थे। अब जब अंदर से दरवाजे बंद थे तो आग कोई बाहर से कैसे लगा देगा? अंदर से ही लगाएगा ना। सिद्धार्थ वरदराजन उस समय द हिंदू के एडिटर हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने गोधरा में जो निर्मम कार्य हुआ उसको ना सिर्फ छिपाने के लिए बल्कि हिंदुओं को ही इसका दोषी प्रूव करने के लिए एक और आर्टिकल लिखा। 1 मार्च 2002 को सिद्धार्थ वरदराजन एक आर्टिकल लिखते हैं और उसमें वो बताते हैं कि आधिकारिक जांच ये निर्धारित करेगी कि कार सेवकों पर जो हमला हुआ है ना वो जानबूझकर किया गया है ट्रेन में या नहीं। लेकिन गोधरा के बाद जो अहमदाबाद में 28 फरवरी की हिंसा हुई थी, सिद्धार्थ वरदराजन उसे बिना जांच के प्री प्लान्ड बता देते हैं। फिर वर्ष 2004 में सिद्धार्थ वरदराजन द हिंदू के लिए ना एक और लेख लिखते हैं जिसमें वो गुजरात दंगों में समुदाय विशेष के लोग कितने मारे गए थे उसकी संख्या बताते हैं और जो संख्या होती है वो एक्चुअल से दुगनी होती है। और साथ साथ सिद्धार्थ वरदराजन ऐसा दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि उस हमले में ना हिंदुओं को तो कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि रियलिटी ये थी कि 250 से अधिक हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी उन दंगों में। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए और तो और गोधरा के प्रत्यक्षदर्शियों को भी नकार दिया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि ट्रेन में जो आग लगी ना
वो ऐसे ही नहीं लगी, उसे समुदाय विशेष ने लगाया था। फिर 6 मार्च 2002 को वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरा दोष हिंदुओं पर मढ़ दिया। लिखा गया कि एक्शन हिंदुओं का था और रिएक्शन दूसरे समुदाय का, जबकि हुआ इसका ठीक विपरीत था। फिर 2005 में न्यूयॉर्क टाइम्स एक लेख लिखता है जिसमें वो इस आग का कारण बताता है दुर्घटना को, ना कि भीड़ को। न्यूयॉर्क टाइम्स जांच कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर लिखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हिंदू इतने सारे हथियारों के साथ आ रहे थे, उन्होंने स्वयं को बचाने का प्रयास ही नहीं किया। जब भी 27 फरवरी की इस घटना को लिखा गया तो सब ने अहमदाबाद को हाईलाइट किया। किसी ने भी गोधरा के उन 10 बच्चों 27 महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जो झुलस गए। और अगर हम बॉलीवुड की मूवीज की बात करें ना, तो गुजरात दंगों पर ना बहुत सारी फिल्में बनी हैं, परंतु किसी ने भी साबरमती रिपोर्ट से पहले उन 59 लोगों के बारे में बात करना आवश्यक ही नहीं समझा। जितने भी प्रश्न पूछे गए वो अहमदाबाद से रिलेटेड थे, एक भी प्रश्न साबरमती एक्सप्रेस के लिए नहीं था। शायद उनके बारे में बात करते तो एक वोट बैंक नाराज हो सकता था। 2014 में कोर्ट के द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों पर क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट का ये निर्णय ना जल्दबाजी का निर्णय है, लेकिन राहुल गांधी को आज तक भी साबरमती एक्सप्रेस में मारे गए उन 59 लोगों के लिए आवाज उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। शायद उनकी मोहब्बत की दुकान में ये कार सेवक या ये हिंदू या ये 10 बच्चे नहीं आते थे। मायावती गुजरात की हिंसा के लिए मोदी को जिम्मेदार मानती हैं, पर गोधरा पर चुप्पी धारण कर लेती हैं। अरविंद केजरीवाल भी गुजरात दंगों के गुनहगारों को सजा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन शायद उनके लिए कार सेवकों या उनके पत्नी या बच्चे आम आदमी नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने आज तक इनके लिए एक बयान नहीं दिया। तो चाहे नेताओं का समाज हो या अभिनेताओं का, भारतीय मीडिया हो या विदेशी, किसी ने भी साबरमती एक्सप्रेस के कल्प्रिट के बारे में ना तो प्रश्न किया और ना ही उस घटना का जिक्र किया। इस घटना को ऐसे छुपा दिया गया जैसे ये कभी घटित ही नहीं हुई, और अगर इसका कभी जिक्र हुआ तो गुजरात के दंगों से इसको ढक दिया गया और सारा का सारा दोष हिंदुओं पर ही लगा दिया गया। अब आगे ये देखते हैं कि कैसे ये फिल्म यानी साबरमती एक्सप्रेस नेशनलिस्ट फिल्मों की भीड़ में एक बेंचमार्क साबित हो सकती है। देखिए, सत्य जो होता है ना, उस समंदर के अलाप जैसा होता है, उसे आप बांध कर नहीं रोक सकते। उसी प्रकार सिनेमा का ऐसा प्रभाव होता है, कब नैरेटिव बदल दे कोई नहीं जानता। साबरमती रिपोर्ट केवल एक चलचित्र नहीं है, ये भारतीय सिनेमा में नेशनलिस्ट फिल्मों की जो बाढ़ आने लगी है, उन फिल्मों में एक बेंचमार्क है जो उस नैरेटिव को तोड़ता है जो मिशन कश्मीर या हैदर जैसी अनेकों फिल्में बनाती आई हैं। मैं साबरमती रिपोर्ट को राष्ट्रवादी फिल्मों की दुनिया में एक बेंचमार्क क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं। 11 मार्च 2022 को द कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसने कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 के पलायन और नरसंहार की कड़वी वास्तविकता को दर्शाया था। इसके बाद बक्सर द नक्सल स्टोरी, द वैक्सीन वॉर और स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्में आई। ये सभी फिल्में ठीक बनी थी, पर ये आउट एंड आउट कॉमर्शियल फिल्में नहीं थी। इनमें डॉक्यूमेंट्री वाले एलिमेंट्स काफी थे। परंतु कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की सक्सेस के बाद नेशनलिस्ट नैरेटिव की अनेक फिल्में आने लगी, उनकी बाढ़ लग गई। राजाकार नाम की फिल्म आई जो ऑपरेशन पोलो से पहले हैदराबाद में राजाकार आर्मी द्वारा अंजाम दिए गई घटनाओं पर बनी थी। इसके अलावा हम दो हमारे बार आई जो मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी थी। आखिर पलायन कब तक जैसी फिल्म वक्फ जैसे एट्रोशियस मुद्दे को रेखांकित करने के लिए बनाई गई थी। अजमेर 92 बनाई गई थी, अजमेर शरीफ में 1992 में हुए महिलाओं के यौन शोषण के बारे में, और कन्वर्जन जैसी फिल्म बनाई गई थी लव के मुद्दे पर। इनमें से अधिकांश का तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा। ज्यादातर फिल्में इतनी बेकार थी। नेशनलिस्ट फिल्मों के नाम पर पैसा कमाने की ट्रिक थी, और ऐसी और भी कई फिल्में बनी हैं, और इन फिल्मों ने राष्ट्रवादी नैरेटिव को मजबूत करने के स्थान पर कमजोर ही किया है। सिंघम 3 जैसी फिल्में ऐसे बनाई गई हैं जैसे कि बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर कर दी गई हों। ऐसी स्थिति में नैरेटिव की लड़ाई में हम 3 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन फिल्मों में से कई की प्रस्तुति में सूक्ष्मता का अभाव है और निर्माता ये भूल जाते हैं कि माध्यम ही संदेश है। जैसे हॉलीवुड में 1993 में बनी शिंडलर्स लिस्ट आज भी हॉलोकॉस्ट और उससे प्रभावित यहूदी समुदाय के प्रति विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। इसका संदेश दर्शकों के सामने सीधे सीधे नहीं परोसा गया था, बल्कि बेहद सूक्ष्मता के साथ पेश किया गया था, जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। आज तक
नैरेटिव को मोल्ड करता है। ऐसे में साबरमती रिपोर्ट एक आउट एंड आउट थ्रिलर के रूप में बनी है। यह फिल्म एक सटल मैसेज देती है जिसमें सबकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। यह फिल्म इतिहास के एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को कवर करती है, पर स्टिल डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं बनी है। एक क्राइम थ्रिलर वाली फील देती है, एक ऐसी फिल्म जो नैरेटिव बनाती है। छोटी मोटी कमियों को छोड़कर इस फिल्म को इसके टॉपिक के लिए देखना चाहिए, जो उस मुद्दे को रेखांकित करता है जिसे छूने से भी हमें मना किया गया था। क्या आप देखेंगे इस फिल्म को? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। मार्केट वुल्फ पर अकाउंट खोलना एकदम फ्री है और इसके 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, अवश्य ट्राई करें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।